19वीं सदी के अंत में स्पेन एक ऐसा राष्ट्र था जो अतीत के भूतों और छायाओं के बीच चलता था, जो अब उसका नहीं रहा। वह पौराणिक साम्राज्य, वही साम्राज्य जिसने कार्लोस प्रथम की कमान और फिलिप द्वितीय की लौ मुट्ठी के तहत ज्ञात दुनिया के नक्शे खून और सोने से बनाए थे, अब दुखद और पूर्ण मौन में ढह रहा था। अब न तो टेर्सियोस का कोई निशान था, जो अपनी उपस्थिति मात्र से यूरोप की धरती को कंपा देता था, और न ही चांदी से लदे गैलियनों का, जो तत्वों को चुनौती देते हुए महासागरों को पार करते थे। जो बचा था वह कीड़े खाई हुई संरचना थी, दिखने में राजसी इमारत, लेकिन इसकी नींव सड़ चुकी थी, केवल घायल अभिमान और स्तंभों द्वारा समर्थित थी, जो हवा की पहली सांस में ढहने की धमकी देते थे। महानता अभी भी वहां थी, लेकिन वह फंसी हुई थी। वह संग्रहालयों के अंधेरे में रहता था, उस समय की हरी हो चुकी कांस्य मूर्तियों में और भूले हुए राजाओं के चित्रों में, जो अतीत को गहरी तिरस्कार की आंखों से देखते थे। लेकिन अगर आप सड़क की वास्तविकता पर नजर डालें, अगर आप वेलास्क्वेज की पेंटिंग्स से दूर चले जाएं, तो सच्चाई दिल दहला देने वाली थी। 1895 में स्पेन अपने समय से पहले वृद्ध राष्ट्र था, एक थका हुआ राष्ट्र, दशकों के भाईचारे वाले गृह युद्धों से लहूलुहान और राजनीतिक नफरत से गहराई से विभाजित, जिसे अब कोई नहीं जानता था कि कैसे समझा जाए। लेकिन हर कोई हाथ में राइफल लेकर बचाव करने को तैयार था। देश बॉर्बन रेस्टोरेशन सिस्टम के तहत जीवित रहा, एक राजनीतिक संरचना जो वास्तव में लालित्य के पर्दे के तहत आयोजित एक बड़ा झूठ था। मैड्रिड के कैफे में लोकतंत्र की बात होती थी, लेकिन प्रांतों में सबसे जबरदस्त धोखाधड़ी की जाती थी। सार्वजनिक व्यवस्था और शांति की बात हो रही थी, लेकिन वह शांति सबसे क्रूर और दमघोंटू निरंकुशता पर टिकी हुई थी। विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का एक छोटा समूह, एक अभिजात वर्ग जो कांच और रेशम के बुलबुले में रहता था, सत्ता साझा करता था, कैसीनो और कुलीन सैलून में पैसा और प्रभा, जबकि शेष स्पेन अज्ञानता और गुमनामी के कीचड़ में डूब गया था। राजधानी में नई स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में गाड़ियां चमक रही थीं और भव्य रात्रिभोज का कोई अंत नहीं लग रहा था। वहां एक कृत्रिम शांति थी, धोखे और कार्यालय समझौतों से खरीदी गई शांति। लेकिन उन महलों से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर असली स्पेन, वह स्पेन जिसने पसीना बहाया और पीड़ा झेली, एक ऐसे सन्नाटे में दर्द से चिल्लाया जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। दक्षिण में लाखों किसान, उत्तर की फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक और कैस्टिले में पूरे परिवार अत्यंत दुख में जीवित रहे। अशिक्षा जिसने उनके दिमागों को जकड़ रखा था और एक सभ्य भविष्य का पूर्ण अभाव था। आधिकारिक स्पेन, मंत्रियों और खोखले भाषणों और प्यासे खेतों के असली स्पेन के बीच का अंतर कोई साधारण दरार नहीं थी। यह एक अंधेरी खाई थी जिसे पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता था, इस डर से कि दूसरी तरफ उन्हें क्या मिलेगा। जबकि बाहरी दुनिया भविष्य की ओर चकरा देने वाली गति से भाग रही थी, स्पेन पीछे की ओर चल रहा था, हमेशा उस कल की ओर देख रहा था जो वापस नहीं आएगा। इंग्लैंड जैसी महान औद्योगिक शक्तियां, शक्तिशाली जर्मनियां उभरता हुआ और महत्वाकांक्षी संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात और भाप के एक नए युग का निर्माण कर रहे थे।
उन्होंने विशाल फैक्ट्रियां बनाई जिन्होंने प्रगति के धुएं से आकाश को काला कर दिया। उन्होंने बख्तरबंद युद्धपोत लॉन्च किए जो तूफानों और दुश्मन के बेड़े को चुनौती देते थे। और उन्होंने रेलवे नेटवर्क बिछाया जो ग्रह के सबसे दूरस्थ कोनों को जोड़ता था। लेकिन हमारा देश जंजीरों में जकड़ा रहा, पुराने टैरिफों से बंधा हुआ है जो कुछ लोगों की रक्षा करता है, सार्वजनिक ऋणों से जो राष्ट्रीय बजट को लोगों तक पहुंचने से पहले ही खा जाता है, और लगभग सामंती संरचनाओं से जुड़ा है जो देश की भावना को आधुनिक बनाने के किसी भी प्रयास का गला घोंट देता है। और ठीक उसी समय जब राष्ट्र अपने सबसे नाजुक मोड़ पर था, विदेशी क्षितिज रक्त से लाल होने लगा। क्यूबा, प्यूर्टो रिको और सुदूर फिलीपींस, एक ताज के आखिरी रत्न जिनमें अब चमक नहीं रही। लेकिन उन्होंने अपने खजाने को जाने देने से इनकार कर दिया। उस प्राचीन साम्राज्य के अंतिम अवशेष जहां एक दिन सूरज डूबता नहीं था, एक साथ जलने लगे मानो नियति को सारा कर्ज एक साथ वसूलने की सहमति हो गई हो। वे असंतुष्ट किसानों के साधारण स्थानीय विद्रोह नहीं थे। 1895 में क्यूबा विद्रोह रोष के साथ भड़क उठा, एक रहस्य और एक संगठन जिसे मैड्रिड में सरकार अपने औपनिवेशिक अहंकार और अपने राजनीतिक अंधेपन में तब तक समझ नहीं पाई जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। जासूसों की रिपोर्टें मंत्रियों के कार्यालयों तक पहुंची जिसमें आसन्न खतरे की चेतावनी दी गई। बारूद जो जंगलों में जमा हो रहा था, लेकिन प्रतिक्रियाएं धीमी थीं, अनाड़ी और कुलीन अहंकार से भरी हुई थीं, जिससे हजारों युवा स्पेनिश सैनिकों की जान चली जाएगी। अटलांटिक के दूसरी ओर एक युवा, मजबूत और भूखा शिकारी भयानक शांति के साथ हमारी हर हरकत को देख रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिकी महाद्वीप की नई औद्योगिक दिग्गज कंपनी ने संघर्ष को मानवीय चिंता के साथ नहीं देखा, उसने इसे अटल रणनीतिक लालच के साथ देखा। वे नीति की मेज पर बैठे थे, सटीक क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। परम कूटनीतिक भूल, घायल शिकार पर झपटने और दुनिया के अपने हिस्से पर दावा करने के लिए। वे एक नई विश्व व्यवस्था के इंजीनियर थे जो अच्छी तरह से जानते थे कि पुराने स्पेन का समय खत्म हो गया है, और वे इसे इतिहास के अंत तक अंतिम धक्का देने के लिए तैयार थे। स्पेनिश बंदरगाहों का माहौल बिजली जैसा भारी तनाव से भरा हुआ था जिसे हर नाविक की सराय और हर पैदल सेना बैरक में चाकू से काटा जा सकता था। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि उसे पता था कि वह एक ऐसी घटना का गवाह बनने जा रही है जो पाठ्य पुस्तकों को हमेशा के लिए बदल देगी। तख्तापलट, अंतिम अपमान जो खत्म कर देगा एक बार और सभी के लिए और हमेशा के लिए पृथ्वी पर स्पेनिश शासन की 4 लंबी शताब्दियों को। स्पेन केवल एक दूर के द्वीप पर असंतुष्ट किसानों के विद्रोह का सामना नहीं कर रहा था, वह एक ऐसे युग के दुखद और खूनी अंत का सामना कर रहा था जो कभी वापस नहीं आएगा। 1895 में भोर में ग्रिटो डे बेयर की गहरी गूंज ने क्यूबा के जंगलों में भारी और उमस भरे सन्नाटे को तोड़ दिया। लेकिन यह कोई सामान्य विद्रोह नहीं था। यह पिछले दशकों का अव्यवस्थित विद्रोह नहीं था जिसे मैड्रिड खोखले वादों से दबा सकता था। यह स्वतंत्रता का एक आधुनिक युद्ध था, लगभग सर्जिकल परिशुद्धता के साथ योजनाबद्ध लड़ाई और कलम द्वारा ईंधन, जो स्मार्टी की रहस्यमय और पवित्र आग
मार्टी सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं थे, वह स्वतंत्रता के पैगंबर थे जिन्होंने असंभव को हासिल किया था। पिछले युद्धों के पुराने जनरलों को संप्रभुता और सम्मान के भूखे युवाओं के साथ एकजुट करना। हालांकि भाग्य चाहता था कि वह जल्द ही डॉस रियोस की लड़ाई में गिर जाए। उसकी मृत्यु विद्रोह का अंत नहीं थी, बल्कि एक अजेय शहीद का जन्म था। उसकी आकृति एक छाया बन गई जो झाड़ी के हर कोने में दौड़ती थी, एक ऐसी भावना जिसने मेम्बिस के साहस को बढ़ाया क्योंकि वे घनी वनस्पतियों के बीच छिप गए थे, थके हुए स्पेनिश सैनिकों के खिलाफ अपना हथियार चार्ज शुरू करने के लिए सटीक क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस आग के प्रति मैड्रिड की प्रतिक्रिया, जिसने सब कुछ भस्म करने की धमकी दी थी, निराशाजनक, अनाड़ी और अंततः क्रूर थी। उन्होंने जनरल वेलेरियानो व्हीलर को भेजा, एक दृढ़ और अटूट इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति जिसका दृढ़ विश्वास था कि युद्ध केवल दुश्मन की इच्छा शक्ति के पूर्ण विनाश के साथ ही जीता जा सकता है। वेलर को जल्दी ही समझ आ गया कि लोगों के साजो सामान और नैतिक समर्थन के बिना विद्रोही कुछ भी नहीं हैं, और उन्होंने अपनी सबसे गहरी और सबसे विवादास्पद नीति पुनरेकाग्रता को लागू करने का फैसला किया। यह एक निर्दयी फरमान था जिसने सैकड़ों हजारों निर्दोष किसानों, बूढ़े लोगों जो मुश्किल से चल पाते थे, बेचैन महिलाओं और छोटे बच्चों को अपना घर छोड़ने, उनके जानवरों और उनकी फसलों को कंटीले तारों और गहरी खाइयों से घिरे शहरों में बंद कर दिया गया। रणनीतिक उद्देश्य स्पष्ट था, विद्रोहियों को बिना भोजन के, बिना आश्रय के और बिना जानकारी के छोड़ने के लिए ग्रामीण इलाकों को खाली कर देना। लेकिन मानवीय परिणाम पृथ्वी पर एक वास्तविक नरक था जो स्पेन की छवि को हमेशा के लिए दागदार बना देगा। उन यातना शिविरों के भीतर मृत्यु ही एकमात्र स्थायी और सुरक्षित साथी बन गई। भूख ने शरीर को हड्डियां तक निगल लिया। टाइफस और चेचक भीड़भाड़ वाली अमानवीय परिस्थितियों में बाइबिल की प्लेग की तरह फैल गए और मृत्यु दर इतने भयानक स्तर पर पहुंच गई कि इसने पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। खाली आंखों से कैमरे की ओर देखते भूखे बच्चों और जीवित कंकालों में तब्दील होते पुरुषों की वे तस्वीरें द्वीप पर अलग थलग नहीं रहीं। उन्होंने साहसी पत्रकारों के साथ हाथ मिलाकर सागर पार किया और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस मशीन के लिए आदर्श ईंधन बन गए। उस समय के महान समाचार पत्र, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पहले से ही अपने पंजे तेज कर रहा था, स्पेन को यूरोप में एक सभ्य राष्ट्र के रूप में नहीं चित्रित किया, बल्कि एक मध्ययुगीन जल्लाद के रूप में, एक रक्त पिपासु निष्प्राण राक्षस जो निर्दोषों की पीड़ा सहता था। विश्व जनमत सावधानी पूर्वक भड़काए गए आक्रोश से उबलने लगा, किसी को उस नरसंहार को रोकने के लिए चिल्लाने लगा जो स्पेन अपने आखिरी और सबसे कीमती औपनिवेशिक रत्न को न जाने देने की अंधी हताशा में कर रहा था। लेकिन जब आग और बीमारी ने कैरेबियन को भस्म कर दिया, आधी दुनिया दूर फिलीपीन द्वीप समूह के उमस भरे, दमघोंटू और विश्वासघाती जंगलों में उसी तीव्रता से एक और फ्यूज जल गया था। वहां गुप्त लॉज और गुप्त मोमबत्ती की रोशनी वाली बैठकों के अंधेरे में कटिपुनन समाज ने प्रशांत क्षेत्र में स्पेनिश शासन को अंतिम झटका देने की साजिश रची। स्पेन, एक ऐसा राष्ट्र जिसके पास पूरी तरह से खाली सार्वजनिक खजाना है, जिसकी मुद्रा का अवमूल्यन है और जिसकी अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार से बुरी तरह घायल है, उसे दो क्रूर युद्ध लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। महंगा और ग्रह के दो विपरीत गोलार्धों में एक साथ।
यह एक तार्किक दुःस्वप्न था जिसे दिन की कोई भी शक्ति लंबे समय तक सहन नहीं कर सकती थी। बीच में दूरी के अनंत महासागर के साथ मैड्रिड को बलपूर्वक भर्ती किए गए हजारों युवा सैनिकों को भेजना पड़ा। उनमें से कई बच्चे थे जिन्होंने कभी अपने गांव नहीं छोड़े थे और जो यह भी नहीं जानते थे कि मानचित्र पर क्यूबा का पता कैसे लगाया जाए। एक ऐसे झंडे के लिए विदेशी भूमि में मरने के लिए जो अब उन्हें नहीं खिलाता। कई लोगों को दुश्मन का चेहरा भी देखने को नहीं मिला। वे उष्णकटिबंधीय बुखार से उतरने से पहले ही मर गए। असहनीय गर्मी से जिसने उनकी इच्छा शक्ति को पिघला दिया और बुनियादी चिकित्सा आपूर्ति की कुल और आपराधिक कमी से। स्पेनिश राज्य के पास अपने जहाजों को चलाने वाले कोयले का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे, न ही अपने सैनिकों के लिए बासी रोटी और न ही अपने हजारों घायलों के लिए न्यूनतम दवाएं थीं जो तात्कालिक अस्पतालों में सड़ रहे थे। स्पेन थक गया था, संसाधनों और मनोबल से खाली, समय के खिलाफ लड़ रहा था, भूगोल के खिलाफ और उस इतिहास के खिलाफ जो उसे दिन ब दिन निगल रहा था। साम्राज्य की सभी खुली धमनियों से खून बह रहा था और जो मैड्रिड में कोई भी अभी तक स्वीकार नहीं करना चाहता था वह यह है कि सच्चा दुश्मन, सबसे शक्तिशाली और घातक, ने विश्व प्रभुत्व के लिए इस घातक खेल में अभी तक अपने असली पत्ते नहीं दिखाए थे। पीड़ित और रक्तरंजित क्यूबा के उत्तर में एक युवा, जीवंत और बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकृत शक्ति ने कैरिबियन के पानी को एक मालिक की ठंडी आंखों से देखा जो बल के अधिकार से दावा करता है कि वह क्या मानता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा के द्वीप को संकटग्रस्त एक साधारण उपनिवेश के रूप में नहीं देखा। उसे वेलर शहरों में मारे गए किसानों पर दया नहीं आई। वाशिंगटन में उन्होंने जो देखा वह एक विशाल चीनी व्यवसाय था, एक रणनीतिक सैन्य स्थिति जो भविष्य की पनामा नहर को नियंत्रित करने की मास्टर कुंजी थी और सबसे ऊपर एक वैश्विक साम्राज्य के रूप में इसके विस्तार के लिए आवश्यक पिछवाड़ा। उन्हें किसी वास्तविक नैतिक कारण की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि लोगों को युद्ध की ओर ले जाने के लिए आपको पहले उनकी आत्मा को जहर देना होगा, और वे इसीलिए थे नफरत के सूत्रधार। न्यूयॉर्क न्यूज़रूम में विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट और जोसेफ पुलित्जर जैसे लोग स्याही और झूठ से बनी युद्ध मशीन चलाते थे। हर्स्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था, तुम तस्वीरें डालो और मैं युद्ध लड़ूंगा। उनके कार्यालयों में सच्चाई का कोई मूल्य नहीं था। जो मायने रखता था वह लाखों प्रतियां बेचना और अमेरिकी नागरिकों के दिलों में ऐसी आग जलाना था जिसे कोई भी नहीं बुझा सकता था। उन्होंने स्पेनिश अधिकारियों द्वारा अमेरिकी महिलाओं के बलात्कार का आविष्कार किया। उन्होंने ऐसे नरसंहारों का आविष्कार किया जो कभी नहीं हुआ, और उन्होंने स्पेनिश सैनिक को एक रक्तपिपासु जानवर के रूप में चित्रित किया, एक घटिया प्राणी जिसे सभ्यता के नाम पर नष्ट कर दिया जाना चाहिए। महान त्रासदी के लिए मंच तैयार था, और भाग्य, या शायद एक काला हाथ, ने फरवरी की गर्म रात के अंधेरे में एकदम सही बहाना दे दिया। 15 फरवरी 1898। हवाना का बंदरगाह शांत लग रहा था, लेकिन रात के 9:40 पर दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस मेन एक भयानक विस्फोट के साथ हवा में उछल गया जिसने क्यूबा के आकाश को ऐसे रोशन कर दिया मानो दिन का उजाला हो। दहाड़ इतनी क्रूर थी कि इसे पूरे शहर में सुना गया।
जैसे जहाज का स्टील आग की गर्मी के कारण कागज की तरह मुड़ गया। उसी समय 266 अमेरिकी नाविकों की मृत्यु हो गई। विस्फोट से कुछ टुकड़े टुकड़े हो गए। अन्य जहाज के डिब्बों में फंसकर डूब गए जो तेजी से बंदरगाह की कीचड़ में धंस रहा था। उनकी पीड़ा भरी चीखें स्पेन के उल्टी उल्टी गिनती की शुरुआत थीं। मैड्रिड में मंत्रालयों में दहशत फैल गई। स्पेनिश सरकार जानती थी कि अमेरिकी दिग्गज के खिलाफ युद्ध सामूहिक आत्महत्या होगी। एक संवेदनहीन नरसंहार। तुरंत एक संयुक्त जांच की पेशकश की। उन्होंने भगवान के सामने, प्रेस के सामने और पूरे यूरोप में दूतावासों के सामने शपथ ली कि स्पेन का विस्फोट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने खदानों को निरस्त्र करने की पेशकश की। उन्होंने अपनी फाइलें खोलीं। उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मांगा। लेकिन किसी को सच्चाई की परवाह नहीं थी। यह वाक्य मेन से धुआं हटने से बहुत पहले ही न्यूयॉर्क की सुर्खियों में लिखा जा चुका था। युद्ध का नारा प्लेग की तरह अमेरिका की सड़कों पर फैल गया। याद रखें में भाड़ में जाए स्पेन, यह एक चीख थी जिसमें कोई संवाद नहीं था। एक चीख जिसने केवल खून और आग मांगी थी। राष्ट्रपति मैककिनले का अल्टीमेटम एक जल्लाद की शीतलता के साथ मैड्रिड पहुंचा। यह कोई कूटनीतिक प्रस्ताव नहीं था। यह सार्वजनिक अपमान था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने असीम गर्व के साथ क्यूबा द्वीप खरीदने की पेशकश की। उसने पैसे की पेशकश की। महत्वाकांक्षा से सने डॉलर बदले में स्पेन को अपना सम्मान त्यागना पड़ा, अपना झंडा झुकाना और इतिहास के पिछले दरवाजे से निकल जाना, चुपचाप और अपना सिर झुकाकर। लेकिन मैड्रिड में एक अदालत में जो अभी भी 16वीं शताब्दी में जी रही थी, अभिमान सबसे बुनियादी तर्क से अधिक मजबूत था। स्पेनिश राजनेता विजय के अपने स्वयं के मिथकों में फंसे हुए हैं। फ्लैंडर्स के टेर्सियोस की याद में और सम्मान के विचार में जिसका अब स्टील युद्धपोतों की दुनिया में कोई स्थान नहीं है, ने एक वाक्यांश के साथ जवाब दिया जिसने हजारों युवाओं के भाग्य को सील कर दिया। स्पेन का सम्मान अमूल्य है। यह वीरतापूर्ण रूमानियत का एक कार्य था जो आज हमें पागलपन जैसा लगता है। यह एक अक्षमय कूटनीतिक आत्महत्या थी। स्पेन पुराने लकड़ी और लोहे के जहाजों के एक बेड़े के साथ जो मुश्किल से चल सकते थे, भूखे रंगरूटों की एक सेना के साथ जो जंगलों में पेचिश से मर रहे थे, और पूरे यूरोपीय महाद्वीप पर एक भी सहयोगी के बिना, ने ग्रह पर पहली औद्योगिक शक्ति पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। जबकि स्पेनिश बंदरगाहों में माताएं अपने बच्चों को अलविदा कह रही थीं जो निश्चित मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। वाशिंगटन में जनरल पहले से ही शैंपेन के साथ टोस्ट कर रहे थे। वे किसी समान युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे थे। वे तकनीकी निष्पादन की तैयारी कर रहे थे। स्टील का विशालकाय मिट्टी के विशालकाय को कुचलने वाला था, और जो त्रासदी आने वाली थी वह स्पेन की आत्मा पर एक ऐसा निशान छोड़ जाएगी जो 100 वर्षों तक ठीक नहीं होगा। पासा फेंक दिया गया, और स्पेनियों की एक पूरी पीढ़ी का बलिदान एक ऐसे राष्ट्र की तोपों के तहत शुरू होने वाला था जो कोई दया नहीं जानता था। युद्ध का फैसला मिट्टी की खाइयों में नहीं हुआ था, न ही जंगल के घने दमघोंटू जंगलों में। इसका फैसला समुद्र के गहरे अंधेरे पानी में हुआ था, और यह एक तकनीकी नरसंहार था जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। दूर कैविटे की खाड़ी में, फिलीपीन द्वीप समूह में,
त्रासदी की शुरुआत एक ऐसी सुबह से हुई जो मौत की गंध लेकर आई। एडमिरल मोंटोजो का स्क्वाड्रन थके हुए जहाजों का एक समूह था। लकड़ी या पुराने लोहे के पतवार वाले दूसरे युग के भूत जो मुश्किल से तैर सकते थे। जब एडमिरल डेवी का अमेरिकी बेड़ा क्षितिज पर दिखाई दिया, कोई लड़ाई नहीं थी। ठंडा, व्यवस्थित निष्पादन था। आधुनिक अमेरिकी स्टील की तोपें इतनी दूर से दागती थीं कि पुरानी स्पेनिश तोपें भी नहीं पहुंच पाती थीं। एक एक करके लोहे से गुजरने वाले प्रक्षेपियों से स्पेनिश जहाज ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए जैसे कि वे कागज हों। दुश्मन की गोलाबारी के तहत धातु के मुड़ने की आवाज बहरा कर देने वाली थी। स्टील की चीख जो नाविकों की चीख के साथ मिल गई थी। स्पेनिश आग की लपटों में घिरे हुए और विस्फोटों से उबलते पानी से घिरे हुए ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वे अत्यंत क्रोध के साथ तब तक लड़ते रहे जब तक कि उनके जहाज लोहे की कब्रें नहीं बन गए और धीरे धीरे खाड़ी की मिट्टी में डूबने लगे। कुछ ही घंटों में प्रशांत महासागर में स्पेनिश उपस्थिति नष्ट हो गई थी। अपने पीछे काले धुएं का निशान और पूर्ण हार की खामोशी छोड़ गई थी। लेकिन सबसे गहरा नाटक, जो देश का दिल तोड़ देगा, कैरिबियन के पानी में सैंटियागो डी क्यूबा की खाड़ी के मुहाने पर घटित होने वाला था। वहां एडमिरल पास्कुअल सिरवेरा, एक व्यक्ति जिसने पुरानी नौसेना के सम्मान को मूर्त रूप दिया, को अपने पूरे जीवन का सबसे कड़वा आदेश मिला। उसे अपने बेड़े को खुले समुद्र में ले जाना पड़ा। यह एक आत्मघाती आदेश था। मैड्रिड के आरामदायक कार्यालयों से उन राजनेताओं द्वारा निर्देशित किया गया था जो शुद्ध तर्क से आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने जहाजों को सम्मान के साथ डूबते हुए देखना पसंद करते थे। सिरवेरा अच्छी तरह से जानता था कि बाहर उसका क्या इंतजार है। अमेरिकी युद्धपोतों की एक दीवार, बख्तरबंद स्टील के दिग्गज, तेज, आधुनिक और विनाशकारी मारक क्षमता से लैस जो हर तरह से उनके जहाजों से आगे निकल जाती है। वह जानता था कि वह अपने आदमियों को भेज रहा है, उन युवा नाविकों को जो अभी अभी जीना शुरू कर रहे थे और जिन्होंने उस पर भरोसा किया था, एक निश्चित मौत के लिए। क्रूर और संवेदनहीन जुलाई की वह सुबह, सूरज डेक पर जल रहा था। एडमिरल सिरवेरा ने अपनी ड्रेस वर्दी पहनी। उन्होंने अपने बटन समायोजित किए और अपनी आंखों में असीम उदासी के साथ आखिरी बार अपने अधिकारियों की ओर देखा। उन्होंने निर्णय लिया कि उनका जहाज इन्फेंटा मारिया टेरेसा पहले रवाना होगा। वह पहला लक्ष्य बनना चाहता था। वह पहला प्रभाव प्राप्त करना चाहता था ताकि उसके लोगों को पता चले कि उनका नेता उन्हें उस नरक की आग में नहीं छोड़ रहा है। जब पहला स्पेनिश जहाज खाड़ी से बाहर निकला तो पूरा क्षितिज आग की लपटों से जलने लगा। अमेरिकी बेड़े ने कोई दया नहीं दिखाई। यह बराबरी वालों के बीच की लड़ाई नहीं थी। यह बड़े पैमाने पर बत्तख का शिकार था। स्पेनिश जहाज गति में आगे निकल गए, तट के करीब भागने की कोशिश की, जबकि उन पर प्रोजेक्टाइल द्वारा लगातार बमबारी की जा रही थी, जिससे उनके द्वारा छुई गई हर चीज बिखर गई। लकड़ी के डेक तैरते हुए अलाव बन गए जिन्हें बुझाना असंभव था। नाविकों को उनके तोपखाने के टुकड़ों के साथ जलाकर मार डाला गया। जब तक धातु लाल गर्म नहीं हो गई तब तक गोलीबारी की गई। एक ऐसे झंडे की रक्षा की गई जो अब उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। विजकाया
एडमिरल ओक्वेंडो, क्रिस्टोफर कोलंबस का घायल शिकार की तरह पीछा किया गया और गोलियों से छलनी कर दिया गया जब तक कि उनके कप्तानों ने अपने दल के लिए दया के अंतिम कार्य में उन कुछ लोगों को बचाने के लिए उन्हें चट्टानों से टकराने का फैसला नहीं किया जो अभी भी सांस ले रहे थे, जबकि स्पेनिश जहाज किनारे पर जल रहे थे। धुएं का एक स्तंभ दिखाई दे रहा था जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता था। एडमिरल सिरवेरा को पानी से बचाया गया था। अर्धनग्न, आत्मा में घायल और पराजित, उन्हीं अमेरिकी नाविकों द्वारा जिन्होंने अभी अभी उसकी दुनिया को नष्ट कर दिया था। उस दिन क्यूबा के तट पर फैले काले धुएं और रेत पर पड़े घायलों की चीखों के बीच सिर्फ बहादुरों का एक दस्ता ही नहीं मरा। उस दिन वह पार महासागरीय साम्राज्य, जिसने कभी इस ग्रह को आश्चर्यचकित कर दिया था, निश्चित रूप से मर गया। चार्ल्स प्रथम और फिलिप द्वितीय के जहाजों की आखिरी गूंज लहरों के नीचे डूब गई। एक नई शक्ति के स्टील द्वारा भस्म हो गई जो रूमानियत या प्राचीन सम्मान को नहीं समझती थी। स्पेन का इतिहास आग, खून और राजनीतिक शर्म की एक ही सुबह में हमेशा के लिए बदल गया था। यह 400 वर्षों के एक सपने का अंत था, आधुनिक तोपों के शोर से बुझ गया। जैसे ही पेरिस डिस्पैच की फुसफुसाहट और नौसैनिक युद्धों के धुएं के बीच साम्राज्य ढह गया। लुज़ोन द्वीप के एक सुदूर, भूले हुए और दमघोंटू कोने में समय पूरी तरह से रुक गया। बेलेर शहर के छोटे से चर्च में फिलीपीन के जंगल की विशालता से घिरी एक पत्थर की संरचना। 50 स्पेनिश सैनिकों ने एक दृढ़ संकल्प के साथ खुद को रोक लिया जिसने सभी मानवीय तर्कों को खारिज कर दिया। उन लोगों ने अकल्पनीय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके लिए लाल और पीला झंडा उस क्षेत्र पर गर्व से लहराता रहा जिसे स्पेन ने यूरोप की दूरी पर पहले ही औपचारिक रूप से सौंप दिया था। एक सैन्य रक्षा के रूप में जो शुरू हुआ वह एक अस्तित्व ओडिसी बन गया जो 337 दिनों तक चलेगा। लगभग पूरा एक वर्ष पूर्ण अलगाव का, मौन और प्रतिरोध का, जो गहरे पागलपन की सीमा पर था। हजारों फिलिपिनो क्रांतिकारियों से घिरे हुए, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुट्ठी भर लोग क्यों लड़ते रहे। स्पेनिश सैनिकों को शीशे की गोलियों से कहीं अधिक घातक और अदृश्य दुश्मनों का सामना करना पड़ा। बेरी-बेरी, पेचिश और सबसे भयानक भूख चर्च के सच्चे हमलावर बन गए। शरीर बेकार हो रहे थे, त्वचा हड्डियों से चिपक रही थी और मन उस गर्मी के बोझ से कमजोर होने लगा था जिससे कोई राहत नहीं मिल रही थी। उन्होंने मलबे के बीच शिकार करने वाले चूहों को खाया। सरीसृप जो दरारों और कड़वी पत्तियों के माध्यम से पेट को चकमा देने के लिए घुस गए, जिन्हें अब रोटी का स्वाद याद नहीं रहा। हर रात निराशा के खिलाफ एक लड़ाई थी और हर सुबह इच्छा शक्ति का चमत्कार था। फिलिपिनों ने घेर लिया, अजीब मानवता का परिचय देते हुए उन्हें यह दिखाने के लिए मैड्रिड से लाए गए ताजा अखबार फेंके कि युद्ध महीनों पहले समाप्त हो गया था। वे उन पर चिल्लाने लगे कि स्पेन ने आत्मसमर्पण कर दिया है, कि अब बचाव के लिए कोई साम्राज्य नहीं है, कि उनके परिवार घर पर उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन स्पेनिश टुकड़ी अटूट गर्व और अलगाव से पैदा हुए अविश्वास के नेतृत्व में विश्वास करती थी कि यह सब एक चाल थी, दुश्मन की ओर से एक शानदार झूठ था ताकि वे अपनी चौकसी कम कर सकें और चौक पर आत्मसमर्पण कर सकें। वे एक समय के बुलबुले में रहते थे जहां स्पेन अभी भी एक विश्व शक्ति था।
वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके देश को अपमानित किया गया है, कि उनके जहाज समुद्र के तल पर थे और अब उस गोलार्ध में उनका कोई स्वामित्व नहीं है। तभी जब लेफ्टिनेंट मार्टिन सेरेज़ो ने थकान और बीमारी से घिरी आंखों के साथ एक स्पेनिश अखबार में एक कॉमरेड के भाग्य के बारे में एक तुच्छ और व्यक्तिगत समाचार पढ़ा जो झूठा नहीं हो सकता था, इनकार की पट्टी आखिरकार उनकी आंखों से उतर गई। वास्तविकता ने उन पर किसी भी तोप के गोले से भी अधिक प्रहार किया। वे अब सीमा की रक्षा करने वाले नायक नहीं रहे। वे उस इतिहास से बहिष्कृत हो गए थे जिसने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। आखिरकार जब बेलर के चर्च के दरवाजे खुले तो कोई भी पराजित सैनिक बाहर नहीं आया। भूत उभरे, एक प्राचीन सम्मान की चलती फिरती परछाइयां जिनका अब नई सदी में कोई स्थान नहीं है। फिलिपिनो, जो लगभग 1 साल से उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, आश्चर्य से अवाक रह गए, एक ऐसे प्रतिरोध से प्रेरित होकर जो बेतुका और वीरतापूर्ण था। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें अपमानित नहीं किया गया, उन्होंने उन्हें युद्ध सम्मान के साथ जाने दिया, उन्हें दोस्त कहकर और खाना देकर। यह उस सेना का अंतिम कार्य था, तकनीकी रूप से, जिसके पास अब बचाव के लिए कोई देश नहीं था। फिलीपींस का अंतिम समापन हुआ, उनके खून से, उनकी जिद और उनके बलिदान से। प्रशांत क्षेत्र में स्पेनिश उपस्थिति की 4 शताब्दियों का अंतिम अध्याय, एक ऐसे साम्राज्य का अंत महाकाव्य जिसने मरने से इनकार कर दिया, तब भी जब लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। 10 दिसंबर 1898 को पेरिस कार्यालयों की ठंडक में स्पेन ने एक शाही शक्ति के रूप में अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह एक अवास्तविक और दर्दनाक दृश्य था, बमुश्किल $20 मिलियन के लिए, एक आंकड़ा जो इतिहास की 4 शताब्दियों के बाद एक खूनी अपमान था।